चैप्टर 4। निवेश करने की तैयारी। इससे पहले कि आप स्टॉक खरीदने के बारे में सोचें, आपको बाजार के बारे में कुछ बुनियादी निर्णय लेने चाहिए। इस बारे में कि आप कॉरपोरेट अमेरिका पर कितना भरोसा करते हैं, क्या आपको शेयरों में निवेश करने की जरूरत है और आप उनसे क्या प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। इस बारे में कि क्या आप एक हैं अल्पकालिक या दीर्घकालिक निवेशक और आप कीमत में अचानक अप्रत्याशित और गंभीर गिरावट पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पहले से ही अपने उद्देश्यों को परिभाषित करना और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना सबसे अच्छा है। क्या मुझे सच में लगता है कि स्टॉक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरा है, क्योंकि यदि आप अनिर्णित हैं और दृढ़ विश्वास की कमी है, तो आप एक संभावित बाजार पीड़ित है जो सबसे बुरी स्थिति में सभी आशाओं और तर्कों को छोड़ देता है, क्षण भर में और घाटे में बिक जाता है। यह व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ ज्ञान और अनुसंधान भी है जो सफल स्टॉक पिकर को लगातार हारने वाले से अलग करता है। आखिरकार यह शेयर बाजार नहीं है और न ही स्वयं कंपनियां ही किसी निवेशक के भाग्य का निर्धारण करती है, यह निवेशक है। स्टेप 1। स्टॉक पिकर का निर्माण। चुनने की वंशानुगत आदत जैसी कोई चीज नहीं होती। आईएनजी स्टॉक। हालांकि कई लोग अपने नुकसान के लिए किसी अंतर्निहित दुखद दोष को दोष देना चाहेंगे, किसी तरह यह विश्वास करते हुए कि अन्य लोग सिर्फ निवेश करने के लिए पैदा हुए हैं। मेरा अपना इतिहास इसका खंडन करता है। मेरे पालने के ऊपर कोई टिकर टेप नहीं था, नहीं मैंने स्टॉक पेजों पर उस अस्वाभाविक तरीके से दांत लगाए थे जैसे कि बेबी पेले ने कथित तौर पर एक सॉकर बॉल को उछाला था। जहां तक मुझे पता है, मेरे पिता ने जनरल मोटर्स की कीमत की जांच करने के लिए कभी भी पेसिंग क्षेत्र नहीं छोड़ा था, नहीं मेरी मां ने संकुचन के बीच एटीटी लाभांश के बारे में पूछा था। केवल बाद में देखने पर ही मैं रिपोर्ट कर सकता हूं कि 19 जनवरी 1944 को, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, डॉव जोन्स औद्योगिक औसत नीचे था और जिस सप्ताह मैं अस्पताल में था उसमें और भी गिरावट आई। हालांकि तब मुझे इस पर संदेह नहीं हुआ था। यह लिंच कानून का सबसे पहला उदाहरण था। लिंच कानून पीटर सिद्धांत से निकटता से संबंधित है, कहता है जब भी लिंच आगे बढ़ता है बाजार में गिरावट आती है। नवीनतम प्रमाण 1987 की गर्मियों में आया, जब प्रकाशक और मेरे बीच इस पुस्तक के निर्माण के लिए एक समझौते पर पहुंचने के ठीक बाद, जो मेरे करियर का एक उच्च बिंदु था, बाजार ने 2 महीनों में 1000 अंक खो दिए। मैं ऐसा करने का प्रयास करने से पहले 2 बार सोचूंगा। फिल्म के अधिकार बेचे। मेरे अधिकांश रिश्तेदारों को शेयर बाजार पर भरोसा नहीं था और इसके अच्छे कारण भी थे। मेरी माँ 7 बच्चों में सबसे छोटी थी, जिसका मतलब था कि मेरी चाची और चाचा महामंदी के दौरान वयस्कता तक पहुँचने के लिए काफी बूढ़े थे और उन्हें 29 की दुर्घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान था। कोई भी हमारे घर के आसपास स्टॉक की सिफारिश नहीं कर रहा था। एकमात्र स्टॉक खरीद जिसके बारे में मैंने कभी सुना वह समय था जब मेरे दादा जीन ग्रिफिन ने सिटी सर्विस खरीदी थी। वह एक बहुत ही रूढ़िवादी निवेशक थे और उन्होंने सिटी सर्विस को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक जल उपयोगिता है। जब उन्होंने न्यूयॉर्क की यात्रा की और पता चला कि यह एक तेल कंपनी है, तो उन्होंने तुरंत इसे बेच दिया। उसके बाद सिटी सर्विस 50 गुना बढ़ गई। शेयरों के प्रति अविश्वास पूरे 1950 और 1960 के दशक में प्रचलित अमेरिकी रवैया था, जब बाजार 3 गुना और फिर 2 गुना हो गया। मेरे बचपन का यह दौर, न कि हाल का 1980 का दशक, वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट था, लेकिन मेरे चाचाओं से इसे सुनने के लिए आपने सोचा होगा कि यह पूल हॉल के पीछे का बकवास खेल था। कभी भी बाजार में शामिल न हो। लोग चेतावनी दी, यह बहुत जोखिम भरा है, आप अपना सारा पैसा खो देंगे। इस पर पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि 1950 के दशक के शेयर बाजार में पहले या बाद के किसी भी समय की तुलना में अपना सारा पैसा खोने का जोखिम कम था। इससे मुझे न केवल यह सिखाया गया कि बाजारों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, बल्कि यह भी कि छोटे निवेशक गलत समय पर निराशावादी और आशावादी हो जाते हैं,
इसलिए अच्छे बाजारों में निवेश करने और बुरे बाजारों से बाहर निकलने की कोशिश करना आत्मपराजय है। मेरे पिता एक मेहनती व्यक्ति और पूर्व गणित प्रोफेसर, जिन्होंने जॉन हैनकॉक में सबसे कम उम्र के वरिष्ठ लेखा परीक्षक बनने के लिए शिक्षा छोड़ दी थी, जब मैं 7 साल का था तब बीमार पड़ गए और जब मैं 10 साल का था तो मस्तिष्क कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इस त्रासदी के परिणामस्वरूप मेरी मां को काम पर जाना पड़ा, लुडलो मैन्युफैक्चरिंग में, जिसे बाद में टाइको लैब्स ने अधिग्रहित कर लिया, और मैंने स्वयं अंशकालिक नौकरी प्राप्त करके मदद करने का निर्णय लिया। 11 साल की उम्र में मुझे कैडी के रूप में काम पर रखा गया था। वह 7 जुलाई 1955 का दिन था, जिस दिन डाउ जोन्स 467 से गिरकर 460 पर आ गया था। एक 11 साल के बच्चे के लिए जो पहले से ही गोल्फ सीख चुका था, कैडी बनाना एक आदर्श व्यवसाय था। उन्होंने मुझे गोल्फ कोर्स में घूमने के लिए भुगतान किया। एक दोपहर में मैं उन डिलीवरी लड़कों से आगे निकल जाऊंगा जो 6 बजे लॉन में अखबार फेंकते थे पूर्वाह्न, लगातार 7 दिनों तक। इससे बेहतर क्या हो सकता है? हाई स्कूल में मैंने कैडीइंग के सूक्ष्मतर और अधिक महत्वपूर्ण फायदों को समझना शुरू कर दिया, खासकर बोस्टन के बाहर ब्रेबर्न जैसे एक विशेष क्लब में। मेरे ग्राहक प्रमुख निगमों के अध्यक्ष और सीईओ थे, जिलेट, पोलेरॉयड और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिडेलिटी। डी जॉर्ज सुलिवन को उसकी गेंद ढूंढने में मदद करने में, मैं अपना करियर ढूंढने में मदद कर रहा था। मैं अकेला कैडी नहीं हूं जिसने सीखा कि बोर्डरूम तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता ब्रेबर्न जैसे क्लब के लॉकर रूम से होकर जाता है। यदि आप स्टॉक में शिक्षा चाहते हैं, तो गोल्फ कोर्स एक प्रमुख एक्सचेंज के फर्श पर रहने के लिए अगली सबसे अच्छी चीज है। विशेष रूप से जब उन्होंने किसी ड्राइव को काटा या हुक किया, तो क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक अपने नवीनतम विजयी निवेश का वर्णन किया। खेल के एक दौर में मैं 5 गोल्फ टिप्स दे सकता हूं और बदले में 5 स्टॉक टिप्स वापस पा सकता हूं। हालांकि मेरे पास स्टॉक टिप्स में निवेश करने के लिए कोई धन नहीं था, लेकिन फेयरवेज पर मैंने जो सुखद कहानियां सुनी, उन्होंने मुझे परिवार की स्थिति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया कि शेयर बाजार पैसा खोने की जगह है। ऐसा लगता है कि मेरे कई ग्राहकों ने वास्तव में शेयर बाजार में पैसा कमाया है, और कुछ सकारात्मक सबूत वास्तव में मेरे पास आए। एक कैडी जल्दी ही अपने गोल्फरों को एक जाति व्यवस्था में क्रमबद्ध करना सीख जाता है, जिसकी शुरुआत दुर्लभ देवताओं, महान गोल्फर, महान व्यक्ति, महान टिपर से होती है, जो इतने गोल्फरों और इतने टिपरों के माध्यम से आगे बढ़ता है और अंततः नीचे से टकराता है। भयानक गोल्फर, भयानक व्यक्ति, भयानक टिपर कड़ियों का एक डरावना अछूत। ज्यादातर मैंने औसत गोल्फरों और औसत खर्च करने वालों के लिए कैडिंग की, लेकिन अगर बड़े टिपर के साथ खराब राउंड या खराब टिपर के साथ शानदार राउंड के बीच चयन करने की बात आती है, तो मैंने पहले वाले को चुनना सीखा। कैडिंग ने इस धारणा को मजबूत किया कि इससे पैसा पाने में मदद मिलती है। मैंने पूरे हाई स्कूल और बोस्टन कॉलेज में कैडी करना जारी रखा, जहां फ्रांसिस ओइमेट कैडी स्कॉलरशिप ने बिलों का भुगतान करने में मदद की। कॉलेज में अनिवार्य पाठ्यक्रमों को छोड़कर मैंने विज्ञान, गणित और लेखांकन व्यवसाय के लिए सभी सामान्य तैयारियों से परहेज किया। मैं स्कूल में कला पक्ष में था और सामान्य इतिहास, मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के साथ साथ मैंने तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, तर्कशास्त्र, धर्म और प्राचीन यूनानियों के दर्शन का भी अध्ययन किया। जैसा कि मैं अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, यह स्पष्ट है कि इतिहास और दर्शन का अध्ययन सांख्यिकी का अध्ययन करने की तुलना में शेयर बाजार के लिए कहीं बेहतर तैयारी थी। शेयरों में निवेश करना एक कला है, विज्ञान नहीं, और जिन लोगों को हर चीज को कठोरता से मापने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, उनके लिए यह एक बड़ा नुकसान है। यदि स्टॉक पिकिंग को मात्राबद्ध किया जा सकता है, तो आप निकटतम क्रय कंप्यूटर पर समय किराए पर ले सकते हैं और भाग्य बना सकते हैं। लेकिन यह उस तरह से काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट में आपको जो भी गणित चाहिए, क्रिसलर के पास $1 बिलियन नकद, $500 मिलियन का दीर्घकालिक ऋण आदि आपको चौथी कक्षा में मिलता है। तर्क वह विषय है जिसने मुझे स्टॉक चुनने में सबसे अधिक मदद की है,
केवल इसलिए कि इसने मुझे वॉल स्ट्रीट की अजीबोगरीब अतार्किकता को पहचानना सिखाया। दरअसल वॉल स्ट्रीट ठीक वैसे ही सोचता है जैसे यूनानियों ने सोचा था। आरंभिक यूनानी कई दिनों तक बैठे रहते थे और बहस करते थे कि एक घोड़े के कितने दांत हैं। उन्होंने सोचा कि घोड़े की जांच करने के बजाय वे वहीं बैठकर इसका पता लगा सकते हैं। बहुत सारे निवेशक बैठकर इस बात पर बहस करते हैं कि क्या कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे कि कंपनी की जांच करने के बजाय वित्तीय विशेषज्ञ उन्हें जवाब देंगे। सदियों पहले सूरज उगते ही मुर्गे की बांग सुनकर लोग यह निर्णय लेते थे कि बांग देने से ही सूर्योदय हुआ है। यह अब मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन हर दिन विशेषज्ञ वॉल स्ट्रीट पर कारण और प्रभाव को भ्रमित करते हुए कुछ नए स्पष्टीकरण पेश करते हैं कि बाजार क्यों बढ़ रहा है। हेमलाइन ऊपर है। एक निश्चित सम्मेलन ने सुपर बाउल जीता, जापानी नाखुश है। एक ट्रेंडलाइन रही है, टूट गया, रिपब्लिकन चुनाव जीतेंगे, स्टॉक ओवरसोल्ड है, आदि। जब मैं इस तरह के सिद्धांत सुनता हूँ तो मुझे हमेशा मुर्गे की याद आती है। 1963 में कॉलेज में मेरा द्वितीय वर्ष, मैंने अपना पहला स्टॉक फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस $7 प्रति शेयर पर खरीदा। कैडिंग और स्कॉलरशिप के बीच मैंने अपनी ट्यूशन फीस पूरी कर ली। घर पर रहने से मेरे अन्य खर्चे कम हो गए और मैंने पहले ही खुद को $85 की कार से $150 की कार में अपग्रेड कर लिया था। उन सभी युक्तियों के बाद जिन्हें मुझे अनदेखा करना पड़ा, अंततः मैं निवेश करने के लिए पर्याप्त समृद्ध हो गया। फ्लाइंग टाइगर कोई बेतुका अनुमान नहीं था। मैंने इसे दोषपूर्ण आधार पर किए गए कुछ कठिन शोधों के आधार पर चुना। अपनी एक कक्षा में मैंने हवाई माल ढुलाई के आशाजनक भविष्य पर एक लेख पढ़ा था और इसमें कहा गया था कि फ्लाइंग टाइगर एक हवाई माल ढुलाई कंपनी थी। इसीलिए मैंने स्टॉक खरीदा, लेकिन इसीलिए स्टॉक ऊपर नहीं गया। यह बढ़ गया क्योंकि हम वियतनाम युद्ध में शामिल हो गए और फ्लाइंग टाइगर ने प्रशांत क्षेत्र के अंदर और बाहर सैनिकों और कार्गो को भेजने में काफी पैसा कमाया। 2 साल से भी कम समय में फ्लाइंग टाइगर ने 32 तक की कमाई की और मुझे अपना पहला 5 बैगर मिला। धीरे धीरे मैंने ग्रेजुएट स्कूल की फीस चुकाने के लिए इसे बेच दिया। मैं आंशिक फ्लाइंग टाइगर छात्रवृत्ति पर व्हार्टन गया था। यदि आपका पहला स्टॉक वित्त में आपके भविष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका पहला प्यार रोमांस में आपके भविष्य के लिए है, तो फ्लाइंग टाइगर का चयन एक बहुत ही भाग्यशाली चीज थी। इससे मुझे यह साबित हो गया कि बिग बैगर अस्तित्व में थे और मुझे यकीन था कि जहां से यह आया था वहां उनकी संख्या और भी अधिक थी। बोस्टन कॉलेज में अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान मैंने फिडेलिटी में ग्रीष्मकालीन नौकरी के लिए आवेदन किया था। अध्यक्ष श्री सुलिवन के सुझाव पर वह अभागे गोल्फर, महान व्यक्ति और अच्छे टिपर, जिनके लिए मैंने कैडिंग की थी। फिडेलिटी न्यूयॉर्क यॉट क्लब, ऑगस्टा नेशनल, कार्नेगी हॉल और केंटकी डर्बी थे। यह निवेश घरानों का क्लूनी था और उस महान मध्ययुगीन मठ की तरह जिसमें भिक्षुओं को बुलाए जाने की चालूसी की जाती थी। बैलेंस शीट के किस भक्त ने यहाँ काम करने का सपना नहीं देखा होगा। 3 ग्रीष्मकालीन पदों के लिए 100 आवेदन आए थे। फिडेलिटी ने म्यूचुअल फंड पर अमेरिका को बेचने में इतना अच्छा काम किया था कि मेरी माँ भी फिडेलिटी कैपिटल में प्रति माह $100 लगा रही थी। गेरी त्साई द्वारा संचालित वह फंड इस प्रसिद्ध गोगो युग के 2 प्रसिद्ध गोगो फंडों में से एक था। दूसरा था फिडेलिटी ट्रेंड, जो एडवर्ड सी जॉनसन III द्वारा संचालित था, जिसे नेड के नाम से भी जाना जाता है। नेड जॉनसन प्रसिद्ध एडवर्ड सी जॉनसन द्वितीय के पुत्र थे, जिन्हें मिस्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। नेड जॉनसन की फिडेलिटी ट्रेंड और गेरी त्साई की फिडेलिटी कैपिटल ने प्रतिस्पर्धा में बड़े अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया और 1958 से 1965 की अवधि में उद्योग के लिए ईर्ष्या का विषय रहे। इस तरह के लोगों के प्रशिक्षण और समर्थन से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं समझ गया हूं कि आइजैक न्यूटन क्या कह रहे हैं के बारे में बात कर रहा था जब उन्होंने कहा, अगर मैंने आगे देखा है तो वह दिग्गजों के कंधों पर खड़ा होकर है। नेड की महान सफलताओं से बहुत पहले
उनके पिता मिस्टर जॉनसन ने शेयरों में निवेश के बारे में अमेरिका का मन बदल दिया था। मिस्टर जॉनसन का मानना था कि आप शेयरों में पूंजी बचाने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए निवेश करते हैं। फिर आप अपना मुनाफा लेते हैं और अधिक शेयरों में निवेश करते हैं और भी अधिक पैसा कमाते हैं। हमेशा उद्धृत किए जाने वाले मिस्टर जॉनसन ने कहा, आप जिन शेयरों का व्यापार करते हैं ये वे पत्नियां हैं जिनके साथ आप फंस गए हैं, वह से कोई पुरस्कार नहीं जीता होगा। मिस पत्रिका साई के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फंड के लिए प्रस्थान करने के बाद मैं फिडेलिटी में काम पर रखे जाने और गेरीत साई के पुराने कार्यालय में स्थापित होने से रोमांचित था। निःसंदेह जब मैं मई 1966 के पहले सप्ताह में काम पर आया था तब 925 पर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल्स, सितंबर में जब मैं ग्रेजुएट स्कूल के लिए रवाना हुआ तब तक 800 से नीचे गिर गया था, जैसा कि लिंच लॉ ने भविष्यवाणी की थी। रैंडम वॉक और मुख्य चीनी मेरे जैसे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुओं जिनके पास कॉरपोरेट वित्तीय लेखांकन में कोई अनुभव नहीं था को नियमित विश्लेषकों की तरह ही कंपनियों पर शोध करने और रिपोर्ट लिखने के काम पर लगाया गया था। संपूर्ण डराने वाला व्यवसाय अचानक से रहस्योद्घाटन हो गया, यहाँ तक कि उदार कला की बड़ी कंपनियां भी किसी स्टॉक का विश्लेषण कर सकती थी। मुझे कागज और प्रकाशन उद्योग का काम सौंपा गया और मैं देश भर में सॉफ्ट पेपर और इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक जैसी कंपनियों का दौरा करने के लिए निकल पड़ा। चूंकि एयरलाइंस हड़ताल पर थी इसलिए मैंने बस से यात्रा की। गर्मियों के अंत तक मैं जिस कंपनी के बारे में सबसे अधिक जानता था वह ग्रेहाउंड थी। फिडेलिटी में उस अंतराल के बाद मैं अकादमिक स्टॉक मार्केट सिद्धांत के मूल्य के बारे में पहले से कहीं अधिक संशय के साथ स्नातक स्कूल के अपने दूसरे वर्ष के लिए व्हार्टन लौट आया। मुझे ऐसा लगा कि व्हार्टन में मैंने जो कुछ भी सीखा वह आपको निवेश व्यवसाय में सफल होने में मदद करने वाला था, लेकिन वह केवल आपको असफल होने में मदद कर सकता है। मैंने सांख्यिकी, उन्नत कैलकुलस और मात्रात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया। मात्रात्मक विश्लेषण ने मुझे सिखाया कि जो चीजें मैंने फिडेलिटी में घटित होते देखी वे वास्तव में घटित नहीं हो सकती। मुझे कुशल बाजार परिकल्पना कि शेयर बाजार में सब कुछ ज्ञात है और कीमतें हमेशा तर्कसंगत होती हैं को रैंडम वॉक परिकल्पना कि बाजार के उतार चढ़ाव अतार्किक और पूरी तरह से हैं को एकीकृत करना मुश्किल हो गया। अप्रत्याशित मैंने तर्कसंगत भाग पर संदेह करने के लिए पहले से ही काफी अजीब उतार चढ़ाव देखे हैं और महान फिडेलिटी फंड प्रबंधकों की सफलता शायद ही अप्रत्याशित थी। यह भी स्पष्ट था कि व्हार्टन के प्रोफेसर जो क्वांटम विश्लेषण और रैंडम वॉक में विश्वास करते थे वे फिडेलिटी में मेरे नए सहयोगियों के बराबर अच्छा काम नहीं कर रहे थे। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार के बीच मैंने अभ्यासकर्ताओं के साथ अपना काम किया। लोकप्रिय अकादमिक सिद्धांत का समर्थन करना बहुत कठिन है कि बाजार तर्कहीन है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने केंटुकी फ्राइड चिकन में 20 गुना लाभ कमाया है और इसके अलावा जिसने पहले ही समझाया था कि स्टॉक क्यों बढ़ने वाला था। सिद्धांतकारों और भविष्यवक्ताओं के प्रति मेरा अविश्वास आज भी जारी है। कुछ व्हार्टन पाठ्यक्रम फायदेमंद थे, लेकिन भले ही वे सभी बेकार थे। अनुभव सार्थक रहा होगा क्योंकि मैं कैंपस में कैरोलिन से मिला था। जब मैं सेना में था तब हमने 11 मई 1968 को उस दिन शनिवार को शादी कर ली जब बाजार बंद था और हमने एक सप्ताह का हनीमून मनाया जिसके दौरान डॉव जोन्स में 13.93 अंक की गिरावट हुई। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान दे रहा था, यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने बाद में देखा। व्हार्टन में दूसरा वर्ष पूरा करने के बाद मैंने आरओटीसी कार्यक्रम के तहत आवश्यक 2 साल की सेवा के लिए सेना में रिपोर्ट की। 1967 से 1969 तक मैं तोपखाने में लेफ्टिनेंट था, पहले टेक्सास और बाद में कोरिया भेजा गया विकल्प पर विचार करते हुए एक आरामदायक कार्यभार। तोपखाने के लेफ्टिनेंट अधिकतर वियतनाम में घायल हुए। कोरिया का एकमात्र दोष यह था कि यह स्टॉक एक्सचेंज से बहुत दूर था और जहां तक मुझे पता था सियोल में कोई स्टॉक मार्केट नहीं था। इस समय तक मैं वॉल स्ट्रीट वापसी से पीड़ित था।
मैंने कम छुट्टियों के दौरान खोए हुए समय की भरपाई की, जब मैं दोस्तों और सहकर्मियों द्वारा सुझाए गए विभिन्न हॉट स्टॉक खरीदने के लिए घर भागता था। वे ऊंची उड़ान वाले मुद्दों को खरीद रहे थे जो ऊपर जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने रूढ़िवादी मुद्दों का सुझाव दिया जो नीचे जा रहे थे। असल में मैंने रेंजर ऑयल में कुछ पैसे कमाए, लेकिन मेन शुगर में मैंने और अधिक खो दिया। एक निश्चित जीत की स्थिति जो फ्लॉप हो गई। मेन शुगर के लोग सभी मेन आलू किसानों के पास गए और उन्हें ऑफ सीजन में चुकंदर उगाने के लिए मनाया। यह मेन शुगर के लिए बेहद लाभदायक होने वाला था, मेन किसानों के लिए तो छोड़ ही दे। चुकंदर जो आलू की उत्तम साथी फसल है, बोकर किसान अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं और साथ ही मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके अलावा मेन शुगर चुकंदर के रोपण के लिए बिल का भुगतान कर रहा था। किसानों को बस बड़े हुए चुकंदर को उस विशाल नई रिफाइनरी में ले जाना था जिसे मेन शुगर ने अभी अभी बनाया था। अड़चन यह थी कि ये मेन किसान थे और मेन किसान बहुत सतर्क है। सैकड़ों एकड़ में चुकंदर बोने के बजाय पहले साल उन्होंने इसे 1/4 एकड़ में लगाने की कोशिश की और फिर जब यह काम कर गया तो उन्होंने आधा एकड़ तक विस्तार किया और जब तक वे पूरी एकड़ में पहुंचे, रिफाइनरी बंद हो गई थी। व्यवसाय की कमी और मेन शुगर दिवालिया हो गई। स्टॉक 6 सेंट तक गिर गया, इसलिए एक शेयर से आप लायंस क्लब मशीन से 6 गम्बॉल खरीद सकते हैं। मेन शुगर विफलता के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी ऐसा स्टॉक नहीं खरीदूंगा जो मेन किसानों के जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागने पर निर्भर हो। मैं 1969 में कोरिया से लौटा, एक स्थायी कर्मचारी और अनुसंधान विश्लेषक के रूप में फिडेलिटी में फिर से शामिल हो गया और शेयर बाजार तुरंत गिर गया। लिंच लॉ सिद्धांतकार ध्यान दें। 1974 के जून में मुझे अनुसंधान के सहायक निदेशक से अनुसंधान निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था और अगले में डॉव जोन्स 250 अंक हो गया। 3 महीने मई 1977 में मैंने फिडेलिटी मैगलन फंड का अधिग्रहण कर लिया। बाजार 899 पर था और तुरंत 5 महीने की गिरावट के साथ 801 पर पहुंच गया। फिडेलिटी मैगलन के पास $20 मिलियन की संपत्ति थी। पोर्टफोलियो में केवल 40 स्टॉक थे और फिडेलिटी के प्रमुख नेट जॉनसन ने सिफारिश की कि मैं संख्या को घटाकर 25 कर दूं। मैंने विनम्रता से सुना और फिर बाहर जाकर यह संख्या 60 स्टॉक तक बढ़ा दी। 6 महीने बाद 100 स्टॉक तक और जल्द ही उसके बाद 150 स्टॉक तक। मैंने ऐसा विपरीत होने के लिए नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मैंने कोई सौदा देखा तो मैं उसे खरीदने से खुद को नहीं रोक सका और उन दिनों हर जगह सौदेबाजी होती थी। खुले विचारों वाले नेट जॉनसन ने दूर से मुझे देखा और मेरा हौसला बढ़ाया। हमारे तरीके अलग अलग थे, लेकिन इसने उसे मेरा स्वीकार करने से नहीं रोका, कम से कम तब तक जब तक मुझे अच्छे परिणाम मिल रहे थे। मेरा पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता रहा, इस हद तक कि एक समय मेरे पास अकेले 150 S&L स्टॉक थे। कुछ बचत और ऋण के लिए समझौता करने के बजाय मैंने उन्हें बोर्ड भर में खरीदा, निश्चित रूप से यह निर्धारित करने के बाद कि प्रत्येक अपने आप में एक आशाजनक निवेश था। एक सुविधा स्टोर में निवेश करना पर्याप्त नहीं था। 7-11 की मूल कंपनी साउथलैंड के साथ मैं सर्कल के, नेशनल कन्वीनियंस, शॉप एंड गो, हॉप फूड्स, फेयरमोंट फूड्स और सनशाइन जूनियर को खरीदने से खुद को नहीं रोक सका। सैकड़ों स्टॉक खरीदना निश्चित रूप से नेट जॉनसन का विचार नहीं था कि इक्विटी फंड कैसे चलाया जाए, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। जल्द ही मुझे इक्विटी के विल रोजर्स के रूप में जाना जाने लगा, वह व्यक्ति जिसने कभी ऐसा स्टॉक नहीं देखा जो उसे पसंद न हो। वे हमेशा इसके बारे में मजाक बनाते रहते हैं। बैरन का, क्या आप एक ऐसे स्टॉक का नाम बता सकते हैं जो लिंच के पास नहीं है? चूंकि इस समय मेरे पास 1400 है, मुझे लगता है कि उनकी बात में दम है। निश्चित रूप से मैं ऐसे बहुत से शेयरों के नाम बता सकता हूं जो काश मेरे पास न होते। इस बीच हालांकि फिडेलिटी मैगलन की संपत्ति बढ़कर $9 अरब हो गई है, जो इस फंड को आधे ग्रीस के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जितना बड़ा बनाती है। निवेश पर रिटर्न के मामले में
फिडेलिटी मैगलन ने 11 वर्षों में ग्रीस की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि ग्रीस का पिछले 2500 वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। जहां तक विल रोजर्स का सवाल है, उन्होंने शेयरों के बारे में अब तक कही गई सबसे अच्छी सलाह दी होगी, जुआ मत खेलो, अपनी सारी बचत लें और कुछ अच्छा स्टॉक खरीदे और इसे तब तक अपने पास रखें जब तक यह ऊपर न चला जाए, फिर इसे बेच दें। यदि यह ऊपर नहीं जाता है तो इसे न खरीदे।